नमस्ते साथियों, मैं राघव आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने फिर से अपने YouTube श्रृंखला पे। और अब की बार हम बात करने वाले हैं DSSB के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब की बार हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए समय को बिना खराब किए हुए हम शुरुआत करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। और हम बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऊपर। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली की जब भी हम बात करेंगे, देखिए सभी चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब भी हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में, ऐसे समय में हमारे को ये चाहिए कि हम क्या करें, हम अपने पास्ट को भी देखें, ठीक है। मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं और जब भी आप कार को ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका जो साइड मिरर होता है, कार का साइड मिरर, उस साइड मिरर में आप ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि जो पीछे है वो क्या चल रहा है। क्योंकि बिना पीछे बेहतरी ढंग से किए हुए, पीछे बिना बेहतर ढंग से देखे हुए हम सामने जो कार ड्राइव है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब हम वर्तमान में हमारे शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुधार चाहते हैं, तो ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देख लें और उसकी आज के समय में आवश्यकता क्यों है इसके विषय में भी चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए बिना समय को खराब किए हुए आगे के प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत करेंगे यूईई से। ये जो यूईई है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी जो शुरुआत है ये मान लीजिए यूएन की एक बैठक हुई, यूनाइटेड नेशंस की, और उसके अंतर्गत लगभग 200 से अधिक देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और हस्ताक्षर क्या किया है कि भाई हमारे को आने वाले 15 सालों के अंदर अंदर हमारे अपने देश को क्या करना है, प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा है वहां तक की जो साक्षरता है, एम्प्लॉयमेंट है, हमें प्राप्त कर लेना है। लगभग 200 और उससे अधिक ही होंगे कुछ, तो इतने देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से एक हमारा प्यारा देश भारत भी था। अब जब भारत ने भी उस पर हस्ताक्षर किया तो भाई बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं, लगभग 50 साल से प्रयास चल रहा है, हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, है ना। 1986 की इतनी एजुकेशन पॉलिसी, 2005 की एनसीएफ, इतने लंबे प्रयास के बाद आज ऐसी स्थिति है कि भारत अपने स्थिति में पहले से बहुत हद तक सुधार कर चुका है, ठीक है। अब आगे समझेंगे कि प्राचीन भारतीय जो शिक्षा थी उसको कैसे हम देख पा रहे हैं। तो देखिए जो प्राचीन भारतीय शिक्षा है ना, इसके बारे में अगर आप जानते हैं दोस्त, तो यहाँ पर मैंने ना एक चीज लिखा हुआ है 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी लिखने का मेरा यह तात्पर्य है कि 17वीं शताब्दी से पहले जो हमारे भारत है, यहाँ पर आप देखेंगे गुरुकुल की पद्धति चलती थी। यानी जो शिक्षक होते थे, जो टीचर्स होते थे, जो गुरुजी होते थे, वो लोग किसी प्रॉपर विद्यालय या मैनेजमेंट में ना पढ़ाकर जो हमारे गुरुकुल प्रणाली थे उसको अपनाते थे। तो इस जगह पर 17वीं शताब्दी से पहले, 17th सेंचुरी से पहले जो हमारे गुरुजी लोग हैं ये रिटर्न टेक्स्ट को कम रखते थे और ओरल, ये मौखिक जो है ये संवाद ज्यादा चलता था। तो जो विद्यार्थी है वो मौखिक रूप से पढ़ते थे, लिखित की चीजें कम है। तो इसलिए आप ये मान लीजिए कि हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं वो उपलब्ध साक्ष्य कब से है, 17वीं शताब्दी से, यानी 1600 कुछ से है। मान लीजिए 1605 या 1610, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी 1600 यानी 17th सेंचुरी से उपलब्ध है। उससे पहले के लिखित साक्ष्य हमारे पास प्रामाणिक रूप से कि बहुत कमी है उसकी या नहीं मिलती है। हाँ, कुछ वेद वगैरह की चीजें मिलती है, अदरवाइज कोई ऐसा कैरिकुलम नहीं देखने को मिलता। अब बात करेंगे थर्ड आई। जो हमारा प्राचीन समय था उस समय में हमने क्या किया, जो हमारा एजुकेशन होता है उस एजुकेशन को हमारे प्राचीन समय में, प्रिमिटिव टाइम से ही भारत में थर्ड आई माना गया है। किसकी? जीवन की तीसरी आंख। इसके अंतर्गत हमें 5 बातों को मुख्य रूप से जानने की जरूरत है कि हम प्राचीन भारत से, यानी जो हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली का जो इतिहास है उससे हम क्या 5 बातें सीख सकते हैं। तो आइए उनको एक एक करके जानते हैं। पहला है करेक्ट इंसाइट डेवलप्ड बाय एजुकेशन इंक्रीज द इंटेलिजेंस। मतलब सही अंतर्दृष्टि, इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, सही अंतर्दृष्टि, किसी भी चीज को लेकर जब हम सही ढंग से उसका कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, सही मायने में उसके संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, तो वो हमारे इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट करता है, यानी हमारे जो बुद्धिमत्ता है उसको विकसित करने का काम करता है। तो चीजों को हमें सही ढंग से और काफी स्पिरिचुअलिटी के साथ, काफी गहराई के साथ, डीपली हमें उसको समझने का प्रयास होता है।
दूसरी बात है लीडिंग टू ऑलराउंड प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम मिसरियस ऑफ लाइफ। क्या बात हो रही है कि जब भी आप लीडिंग, आप क्या कह रहे हो कि सर ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात थी उस जमाने में, हम वहां से क्या सीख सकते हैं कि प्राचीन समय में ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी चतुर्मुखी विकास, बहुमुखी विकास के ऊपर जो है बहुत हद तक कार्य को किया जाता था। विद्यार्थियों के जो है सर्वांगीण विकास के ऊपर काम किया जाता था। तो आज भी हम उस चीज को समझ सकते हैं। अगली बात क्या है जो आप देखेंगे, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं बताता हूं आपको कि अगली बात जो है वो बताया गया है कि एजुकेशन जो है ना वो रूट ऑफ प्रोग्रेस है। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को प्रोग्रेस करना है, ये यूं कहें कि रूट ऑफ हैप्पीनेस है। अगर व्यक्ति को जीवन में खुशहाल रहना है तो उस व्यक्ति को क्या चाहिए सर, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो एजुकेशन को गेन करे। क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है? जो व्यक्ति एजुकेशन को गेन करेगा, शिक्षा की प्राप्ति करेगा, वो अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसकी डेवलप हो पाएगी, और जो हमारे कंडीशंस हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा। और जब उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा हैप्पी भी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो चौथी बातें हम वो सीख सकते हैं, फोर्थ बात वो क्या है सर? जो फोर्थ बात है वो ये है कि एजुकेशन के बिना यानी शिक्षा के बिना जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो क्या है, साक्षात पशु के समान है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो है हमारे भर्तृहरि एक संस्कृत के महान नाटककार हुए हैं, उन्होंने अपनी रचना में लिखी है कि विद्या बिना जो मनुष्य है वो क्या है, विद्या के बिना पशु के समान है। और ये चीज हमारे को NIOS की जो पुस्तक होती है DLED के लिए, उसमें भी ये मेंशन है। तो उधर से हमारे को एक समझने की जरूरत है कि हमारे को व्यक्ति को क्या चाहिए कि सर ऐसे स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे अगला, विदाउट एजुकेशन आर वेस्ट। और ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि बिना शिक्षा के बिना हमारे अंदर जो है ज्ञान की ज्योति नहीं जल सकती। और नेक्स्ट बात क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? मान लीजिए आपको या मुझे जो शिक्षा की जो है शिक्षा की प्राप्ति हो गई है, तो जब हमें शिक्षा की प्राप्ति हो जाएगी तो एक ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए अभी 2-4 दिन पहले तक कम पढ़ा लिखा था, कम जान पा रहा था, 2-4 साल पहले तक उसको चीजों की नॉलेज कम थी, लेकिन आज जब वो पढ़ लिख चुका है तो आज वो बातें ऐसी ऐसी करता है जो लगती है कि हाँ ये बंदा जो है इंटेलिजेंट है, ये विद्वता को उसकी दर्शाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो प्राचीन समय, इस प्राचीन समय में हमारी शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, आरंभ कैसे हुआ। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि हमारे जो भारतीय प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था, शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, उसके अंदर जो हमारे इसकी प्राइमरी एजुकेशन या एजुकेशन की जो शुरुआत हुई, उसके अंतर्गत पहली बात, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे राजपूत हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी 4 वर्ण में से आप कहीं से भी बिलोंग करते हुए हो, आप काले हो, गोरे हो, डजंट मैटर, आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए एजुकेशन जो है वो थी और इसकी शुरुआत की गई थी। अब इस बात के हमारे को कुछ प्रमाण भी देखने को मिलते हैं हमारे साहित्यों में, जैसे कि गार्गी एक ऐसी विद्वत महिला हुई है जिन्होंने अपने समय में बहुत ज्ञान को अर्जित किया। अत्रेयी हुई है, कौशल्या हुई है, तारा हुई है, द्रौपदी हुई है, और ऐसे बहुत सारे अनेकों उदाहरण इस तरीके हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमें एक बात का तो क्लियरेंस मिल चुकी है कि जो स्त्री शिक्षा है वो भी अपने चरम पर थी। फिर बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा। देखिए प्रारंभिक समय की तो बात कर ही रहे हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली की, लेकिन उसमें 1 to 5 एलिमेंट्री एजुकेशन या 1 to 8 जिसे आप आज के समय एलिमेंट्री एजुकेशन कह रहे हो, ठीक है, ये प्राइमरी और ये एलिमेंट्री, तो इस एजुकेशन को अगर मैं कहूँ ना तो बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं था ये। क्यों? क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था को ये माना जाता था कि हमारे दैनिक जीवन का पार्ट है, और जब कोई चीज हमारे दैनिक जीवन का पार्ट होगी तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको हम सही ढंग से, सही मायने में अगर चीजों को तरीके से करेंगे तो वो हमारे को सही मायने में अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि ये दैनिक जीवन का पार्ट है। इसको रोजमर्रा जिंदगी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी डेली में ये यूज हो रहे थे। ठीक है सर, तो ये डेली है ना, इसका डेली रूटीन का पार्ट था। उद्देश्य क्या था ऐसी शिक्षा देने का? तो उद्देश्य देखिए बड़ा सिंपल और क्लियर कट उद्देश्य था कि जो इनकी संस्कृति है उसको संरक्षण प्रदान करना, उनको संभालना, संजो के रखना, है ना, कि भाई जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो हमारी संस्कृति को, हमारे कस्टम्स को, हमारे रूल्स रेगुलेशंस को बरकरार रखेगा। अब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो स्वावलंबी भी होगा। स्वावलंबी से क्या तात्पर्य है सर? सेल्फ डिपेंडेंस बंदा, सेल्फ डिपेंडेंस,
जो व्यक्ति क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होगा सर? मान लीजिए जो पढ़ा लिखा, भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की कि वो क्या करेगा, उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, है ना, वो जो है मैच्योर हो चुका है, चीजों को एक अलग नजरिए से देखता है, पॉजिटिविटी के साथ देखता है, तो अब वो व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। देखिए सभी चीजें ना यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है मेरे दोस्त। तो हमारे को चाहिए कि एक दूसरे चीजों को समझते चले। वीडियो स्किप करने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप चीजों को सही तरीके से देखेंगे तभी समझ में आएगा। उसके बाद जो व्यक्ति मान लीजिए सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है, वो सोसाइटी के लिए एक असेट के रूप में काम करेगा। असेट से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यक्ति जो समाज की बेहतरी की दिशा में कुछ ना कुछ बेहतर प्रयास कर रहा है, सोसाइटी को आगे ले जाने की बात करता है, वो व्यक्ति एक असेट है। सही बात है, बिल्कुल है ना। तो जो व्यक्ति समाज में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है तो समाज के लिए बेहतर काम करेगा, समाज पे बोझ बनकर तो नहीं रहेगा। इट मीन्स कि वो क्या हो गया, एक असेट के रूप में काम करेगा। अच्छा, अब बात करेंगे जी पढ़ाया क्या जाता था वैसे टाइम पे। तो देखिए जो प्राचीन हमारी पद्धतियां हैं, इसमें 64 कलाओं पे और 14 विद्याओं पे जो है ज्यादा गौर किया जाता था। 14 विद्याएं और 64 कलाओं पर जो है अत्यधिक फोकस था हमारा, जिसके तहत हम क्या देखते थे कि किसी भी व्यक्ति को किस तरीके से परफेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो टीचर होते थे, जो गुरुजी लोग होते थे उस जमाने में, उनका क्या रोल था? तो जहां तक आप जानते हैं कि जो टीचर थे, गुरुजी थे, वो गुरुकुल्स में रहते थे। तो ये जो विद्यार्थी आते थे कहाँ आते थे? गुरुकुल में आते थे। अब जब ये गुरुकुल में रहेंगे तो ये गुरुकुल कैसा हुआ? ये गुरुकुल एज अ टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल की हम बात करते हैं। ये गुरुजी लोग के पास ही बच्चे रुकते थे, रहते थे, चाहे वो राजा का बच्चा हो चाहे वो रंग का बच्चा हो, सभी बच्चे वहीं रहते थे और जात पात का कोई भेदभाव उस जमाने में तो नहीं था। ठीक है। तो गुरुकुल में जो टीचर्स होते थे उनका रोल एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स था, जो बच्चों को समझाते थे, मोटिवेट करते थे, उनको नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन और बेसिक फाउंडेशन की जो स्कीम्स होती है वो थी। अब हमारे मन में यहाँ एक प्रश्न जरूर आना चाहिए, वो प्रश्न ये हो सकता है कि सर उनकी फंडिंग कैसे होती थी? भाई मान लेते हैं गुरुकुल में रह तो रहे हैं, लेकिन उनकी फंडिंग कहाँ से, फंड कहाँ से आ रहा है, फंड्स कहाँ से जनरेट हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है गुरुकुल के लिए? क्योंकि फीस तो नहीं है, निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब ऐसी केस में फ्री ऑफ कॉस्ट की चीजें चल रही हैं तो बच्चे और जो गुरुजी है, अब गुरुजी तो मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो बच्चों की ये ड्यूटी होती थी कि वो भिक्षा मांगे। और इसलिए आप जानते होंगे कि एजुकेशन के को प्राप्ति करने के लिए बच्चे जो है भिक्षावृत्ति करते थे, और जो कि एक तरीके का दंड नहीं था, ये उनके कस्टम का ही एक पार्ट था, उनके डेली रूटीन का ही एक पार्ट था, और वो उसके तहत भिक्षा मांग कर लाते थे, और जो इसी उससे जो भी कुछ मिलता उससे बच्चों का भरण पोषण होता था। कई बार जो विद्यार्थी मान लीजिए विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं, पास आउट हो चुके हैं, या कोई राजा का बच्चा पढ़ रहा है, तो कोई अगर अनुदान देना चाहे, है ना, डोनेशन देना चाहे, तो उसका भी वेलकम था, स्वागत था। ठीक है। तो जो इसके अलावा बात करेंगे, जो बच्चे हैं वो बेटे L3 रूप में काम करते थे, लाइफ लॉन्ग लर्नर। गुरुजी के वो बच्चे जो उनसे सीख रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर यानी L3, लाइफ लॉन्ग लर्नर, जो आज का हमारा कंसेप्ट है L3 का, उसको फॉलो कर रहे हैं गुरुजी। उनके साथ बच्चों ना तो मतलब एक ऐसा नहीं है कि बस पीर फकीर की तरह बैठ गए मंच पे और गुरुजी ज्ञान दे रहे, बच्चे सुन रहे, नहीं। उस जमाने में भी जैसे हम आज के समय में मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं, उस समय में भी जो गुरुजी होते थे वो नो गाइड, मैं यूं कह सकता हूं गाइड द साइड ना होकर, ठीक है, वो गाइड द साइड ही थे, माय मिस्टेक, वो गाइड द साइड थे, ये नहीं थे कि नो सेज ऑन द स्टेज। सेज मतलब ऋषि हो गया, तो ऐसा नहीं था कि वो ऋषि मुनि है जो मंच पे बैठे हैं और बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऋषि मुनि होके बस वो ज्ञान दे रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं। वो बच्चों के बीच में जुटते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, उनकी काबिलियत को समझते थे, और जहां कहीं भी सुविधा अनुसार, जो भी आवश्यकता अनुसार थी, उसको नरिशमेंट देते थे, नर्चर करते थे। ठीक है। तो ये उस जमाने की थी। अब एक नया कंसेप्ट जो आजकल हम देखते हैं, मॉनिटर सिस्टम, जो भी क्लासरूम में मॉनिटर होता है जो बच्चों को मैनेज करता है टीचर की अनुपस्थिति में, ये जो मॉनिटर सिस्टम है ये उस जमाने से ही हमने लिया है। उस जमाने में जब गुरुजी मान लीजिए कहीं गए हुए हैं, कई बार हवन होते थे, कहीं और काम हो गए, या गुरुजी बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे, ज्यादा बच्चे हो गए, तो ऐसे केस में, ऐसी स्थिति में एक ऐसा विद्यार्थी जो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, उस बड़े विद्यार्थी को एक जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो अपने छोटे अनुज को, छोटे भाई बहनों को जो है क्या करे, ज्ञान दे सके। हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर था, जाति के आधार पर नहीं। कोई भी वो विद्यार्थी जो नॉलेजेबल है, चीजों को सही ढंग से समझ रहा है, उसकी ये ड्यूटी लगाई जाती थी, तो वो एज अ मॉनिटर काम किया करता था।
किंतु समय बदलता गया और समय के बदलाव के साथ हमने क्या देखा कि जो गुरुजी लोग थे, मतलब मैं सभी गुरुजी की बात नहीं कर रहा हूं, जो कुछ गुरुजी लोग थे जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को ट्रेन करने लग गए, वो अपने बच्चे को ट्रेन करने लग गए ताकि मेरे बाद वही टीचर बने। तो आप जैसे देखते हैं ना कि हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मोनार्की होता है राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो इसी प्रकार से गुरु का बेटा ही गुरु बन रहा था, बेशक उसके अंदर ज्ञान जो है किसी दूसरे बच्चे की तुलना में कम हो। तो यहां से मॉनिटर सिस्टम की शुरुआत हुई। और आज के टीचर को क्या चाहिए, आज के टीचर को चाहिए कि बेटा वो क्या करे, वो बच्चों के साथ ओपन हो, पॉजिटिव हो चुके, है ना, ओपनली खुल के बात करे, पॉजिटिवली उसके साथ उनके डाउट्स को ले सके। इसके अलावा वो जो आज का टीचर वो लिसनर हो, बच्चों की समस्याओं को सुने और समाधान करने का प्रयास करे, कम्युनिकेटिव हो, उनसे बातचीत करे, उनके समस्याओं को समझे, उनको हल करने का प्रयास करे, डिपेंडेबल हो। डिपेंडेबल किस चीज पे, जरूरी नहीं कि सारी चीजें बच्चों को स्पून में ले लेके फीड कर पाओ, हाँ उनको इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना है। टीचर का काम एक है ना इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए, उनको गाइड करने वाला होना चाहिए, ना कि उनको स्पून फीडिंग करवाने वाला। तो टीचर जो डिपेंडेंट बच्चों पे भी और बच्चे भी जो है टीचर पे डिपेंडेंट हो, मिलजुल कर काम को होना चाहिए। पर्सनेबल, पर्सनेबल क्या होना चाहिए, टीचर को चाहिए कि वो सभी बच्चों से पर्सनली अटैचमेंट कर पाए, जुड़ सके और ऑर्गेनाइज्ड वे में उनकी क्लासेस को ले सके। कई बार क्या होता है कि वो बच्चे समझ नहीं पाते, चीजों को बेहतर ढंग से नहीं जान पाते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चीजों को समझ सके, ये भी उनकी ही ड्यूटी है। मोटिवेटेड, मान लेते हैं कि भाई कोई बच्चा है वो पढ़ा लिखा जो है और समझने में थोड़ा कम ले रहे थे, देखो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि जो बच्चे होते हैं सभी का आईक्यू जो है वो एक जैसा तो होता नहीं है। भाई किसी की आईक्यू बहुत फास्ट होती है, किसी की लो होती है, किसी की और लो होती है, कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ा देरी से सीखता है। तो टीचर को चाहिए कि वो हार नहीं माने, हर थोड़ी थोड़ी देर पे हार नहीं माने, मोटिवेटेड रहे, चाहे स्थितियां अच्छी हो या थोड़ी सी मान लीजिए विषम परिस्थितियां भी हो, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हो, लेकिन टीचर शुड बी मोटिवेटेड। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव, अब पूरी परिपाटी को फॉलो करते रहेंगे आप तो आप और मैं तो बेहतरी नहीं हो सकती। टीचर को चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनात्मक हो। देखिए रचनात्मक किस तरीके से हो सकता है टीचर, सर टीचर रचनात्मक इस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप देखते होंगे बचपन से हम लिखते आ रहे हो पत्र, सेवा में आना चाहिए जी, है ना, टू द प्रिंसिपल और अपने स्कूल का नाम और ऐसे ऐसे ऐसे। अगर टीचर बार बार यही परिपाटी फॉलो करेगा, यही इस तरीके को अपनाता जाएगा, क्योंकि मैं एग्जांपल इसलिए दे पा रहा हूँ, मेरे गुरुजी भी यही पढ़ाते थे, मेरे भैया को भी यही पढ़ाते थे, दीदी भी यही पढ़ती थी, मैं भी यही पढ़ रहा हूँ, इवन मेरे स्टूडेंट्स मैं आज देखता हूँ मेरे को पढ़ाते हुए 5-6 साल हुए, मेरे स्टूडेंट्स आज भी यही पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करें ताकि बच्चे जो है रोट लर्निंग को छोड़ के जो एक रटंत प्रणाली है ना, उस रटंत प्रणाली को छोड़कर क्या करके कंस्ट्रक्टिव हो सके। आज हम उनको एक ऐसा टॉपिक दे सकते हैं कि बेटा आप एक जंगल में हो और जंगल में जो चूहा है ना वो शेर को पत्र रहा है ऑफ द जंगल टू द किंग ऑफ द फॉरेस्ट कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस तरीके से सॉल्व करें। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टिविस्ट भी टीचर को होना चाहिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए मैं मानता हूं कि ये इतना टॉपिक उचित रहेगा। आपके जो भी सजेशंस हो, जो भी सुझाव हो, उनका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते।